नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये जनरल इलेक्शंस जो 2024 में हुए हैं उसके ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो है। जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव, लोकसभा चुनाव को ही आम चुनाव कहते हैं, जो कि हर 5 साल में होता है, हम लोग जानते हैं। तो उसके ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो है जिसमें आपको 60 प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो और हाल फिलहाल में आपका एग्जाम होने वाला हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लगभग 45 मिनट का ये वीडियो होगा। आप लोग अगर पूरा देख लेंगे तो लोकसभा चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां आपको सिर्फ एक वीडियो में आपके सामने इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा इलेक्शन टेक्स प्लेस? लोकसभा का चुनाव कितने सालों के बाद होता है? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स या तो फिर 7 ईयर्स। तो ये चारों आपके ऑप्शंस है पहले क्वेश्चन के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे आपके सामने आए, आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। ये आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसमें 60 से ज़्यादा मतलब 60 प्लस क्वेश्चंस होंगे। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मिनिमम आपके 55 क्वेश्चंस करेक्ट होने ही चाहिए। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिए, फिर आपको इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। हर 5 साल में होता है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव को जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। जनरल इलेक्शंस मतलब आम चुनाव। अब एक बात और जान लीजिए कि हर 5 साल में ही क्यों होता है? ऐसा संविधान में लिखा है क्या? जी बिल्कुल लिखा है। आर्टिकल 83 में ये लिखा है कि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में ही होगा। आर्टिकल 83 मतलब अनुच्छेद 83। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहली बार लोकसभा का चुनाव किस साल में हुआ था? तो हम लोग अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बारे में तो जानेंगे ही, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि पहली बार लोकसभा का चुनाव किस साल में हुआ था। तो पहली बार हुआ था 1952 में। हालांकि आज़ादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो दूसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद का ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था जो 1952 में हुआ था। इसमें टोटल 489 मेंबर्स चुने गए थे, मतलब 489 सीटों पे ये चुनाव हुआ था। अभी कितने पे होता है? 543 पे होता है अभी जो चुनाव होता है लोकसभा का 2024 में जो हुआ। और पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। अभी के कौन है? राजीव कुमार जी। तो उस समय 1952 में जो चुनाव हुआ था उस समय जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो थे 17,32,12,343। अभी कितने हैं 2024 के चुनाव में, वो हम लोग आगे बात करेंगे। टर्न आउट जो था, कितने परसेंटेज वोटिंग हुआ था, वो हुआ था 44.87%। और उस समय सीट किसके द्वारा जीती गई थी? INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, उसके द्वारा 364 सीटें जीती गई थी। और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ 16 सीटें जीती थी। ऑब्वियसली उस समय आप जानते हैं पंचायत से लेकर संसद तक हर जगह कांग्रेस का ही बोलबाला था। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लोकसभा में अभी चुनाव होते हैं 543 सीट्स पे, लेकिन अधिकतम जो चुनाव हो सकते हैं वो हो सकते हैं 550 पे। तीसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक जो मैक्सिमम सीट होती थी लोकसभा में वो 552 होती थी, लेकिन 2 सीटें जो रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, उसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें रिजर्व होती थी, मतलब उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे लोकसभा में डायरेक्टली, तो उसको हटा दिया गया। तो अभी मैक्सिमम सीटें हो सकती है 550, लेकिन चुनाव होते हैं 543 पर ही। इसका अलग बात है क्योंकि डिस्पैरिटी जो है पॉपुलेशन रेशियो में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स बटी हुई है हर जगह। अब मान लीजिए कि अगर आप यूपी को ले लीजिए, है ना, यूपी जो राज्य है, अगर यूपी को लीजिए तो वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मान लीजिए 80.8 सीट आता है,
तो 0.8 किसको देगा, नहीं दे सकता। इस तरीके से कई राज्यों में ऐसा है, इसीलिए ये 7 सीट जो है वो पॉपुलेशन का जो डिस्पैरिटी है उसके हिसाब से 7 सीट खाली रह जाता है। तो टोटल अभी 543 सीटों पर ही चुनाव होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो 550 हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं चौथा, संविधान के किस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गई। अभी मैंने आपको बताया कि पहले 543 पे चुनाव होता था और 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता था, तो इसको हटा दिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि अब एंग्लो इंडियंस की उतनी पॉपुलेशन है नहीं कि इनके लिए 2 सीट रखा जाए। तो ये किस संविधान के संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत इसको हटा दिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग 2024 के चुनाव पर भी आएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग ले रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में है 543। इसको ध्यान रखिएगा। वो मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितनी लोकसभा की सीटें हो सकती है, तो 550। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों के लिए चुनाव होता है, तो 543। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छठा देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है। तो आप जानते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व होती है, तो कितनी होती है आपको ये बताना है। यहाँ पे क्रमशः पूछा जा रहा है, तो क्रमशः आप देखकर बताइए। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 रिजर्व होती है अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 47 होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 84 और 47, 84 होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण देता है। तो अभी हम लोग ये तो जान लिए कि सीटें आरक्षित होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो क्या ऐसा संविधान में लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो किस आर्टिकल में लिखा है आपको ये बताना है। तो ये आर्टिकल 330 के अनुसार ये सीटें आरक्षित है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 131। तो सातवां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है। अब ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, फिर लोकसभा का गठन होता है, स्पीकर होते हैं, इस तरीके से जो सारे प्रोसेस हैं, तो क्या इसका भी वर्णन है? बिल्कुल इसका वर्णन है। आर्टिकल 81 में सब कुछ लिखा हुआ है कि लोकसभा का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा का गठन और संरचना जो है यह आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे वोट देने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव, जो भी चुनाव बीता है, तो ये 25 साल होना चाहिए। तो 9वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कितना होना चाहिए? 35। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35। प्राइम मिनिस्टर के लिए 25। क्योंकि लोकसभा के लिए 25 है, तो अब जो लोकसभा का एमपी होगा उसी में से तो एक एमपी प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसके लिए भी 25 साल ही है और लोकसभा के लिए 25 साल, ये तो बट ऑब्वियस है कि रहेगा ही। लेकिन राज्यसभा के लिए आपको 30 साल उम्र होना चाहिए चुनाव मतलब बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। फिर गवर्नर के लिए 35 साल, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाओं का चुनाव होता है उसके लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के लिए 30 साल होना चाहिए। लेकिन पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए आपका उम्र 21 साल भी काफ़ी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 9वां का। 10वां देखते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वोट डालने के लिए 18 साल पर्याप्त है। तो 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग आपका एज लिमिट होना चाहिए, मतलब एज होना चाहिए, क्राइटेरिया है। लेकिन वोट देने के लिए 18 साल या उसके ऊपर आप हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। तो 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जो वोटिंग एज था वो था 21, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन हुआ। कौन सा? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया
1989 में। इसके तहत क्या किया गया कि 21 से घटाकर 18 कर दिया गया वोटिंग एज। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 61वां जो संविधान संशोधन कानून था 1989 में आया था, इसके तहत 21 साल जो वोटिंग देने का एज था उससे घटाकर 18 कर दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के तहत संसद द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की उम्र को घटाकर 21 से 18 कर दी गई। तो इसको एक अलग क्वेश्चन में भी मैंने ले लिया है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन सा संविधान का संशोधन था। तो वो था 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो यहाँ पे 11वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 80 है। दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे 42 है, बिहार चौथे पे आता है 40 पे। तो ये चारों मैंने एक सीरीज में ऑप्शन दिया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 कम से कम जरूर याद रखिएगा, 80 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 48, बंगाल से 42 और बिहार से 40। मिनिमम ये 4 तो याद रखिएगा, ऐसे तो सारे ही याद रखने हैं। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो यूनियन टेरिटरीज में टोटल 19 लोकसभा की सीटें हैं। ये चेंज हुआ है, इसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चेंज हुआ है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था वो पहले एक राज्य था, लेकिन बाद में ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यहाँ पे 5 सीटें आ गई है ना, जम्मू में 2 और कश्मीर में 3, तो टोटल 5 सीटें आ गई। तो टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 19 लोकसभा की सीटें हैं। 7 इसमें दिल्ली है, दिल्ली आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। तो 7, 5, 12। दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव यहाँ पे 2 है। अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, लद्दाख में 1 है और पुडुचेरी में 1 है। टोटल आप काउंट करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 19 लोकसभा की सीटें हैं और टोटल यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये टोटल 8 हैं, है ना। यहाँ पे काउंट आप कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आइए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, बट उसके पहले आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। आइए अब चलते हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बारे में अब हम लोग, यह तो अभी तक हम लोग बैकग्राउंड देख रहे थे, अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पे। 2024 में हुई लोकसभा की चुनाव कौन सी नंबर की लोकसभा चुनाव है? इस बार जो हुई लोकसभा वो कौन सेवें नंबर पे थी? ये 18वीं लोकसभा की चुनाव थी। 14वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 14वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में हुए आम चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे, ये जो बीच में है, राजीव कुमार जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। राजीव कुमार जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो वो चुनाव के ठीक पहले अपॉइंट हुए थे। तो एक तो ये हैं ज्ञानेश कुमार जी और एक हैं सुखबीर सिंह संधू जी। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये दोनों हैं चुनाव आयुक्त, और एक हो जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं राजीव कुमार जी। तो आइए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था? तो टैग लाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। 16वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 18वीं लोकसभा की चुनाव थी और इसको जनरल इलेक्शंस मतलब आम चुनाव भी कहते हैं। ये टोटल 7 फेज में हुआ था 2024 का लोकसभा चुनाव, और रिजल्ट आया था 4 जून 2024 को। क्या रिजल्ट आया उसके बारे में तो अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस में आगे देखने वाले हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हो रहे लोकसभा के चुनाव को देखने कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे थे? तो ये हर बार होता है जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत देशों के प्रतिनिधि आते हैं। तो इस बार टोटल 23 देशों के प्रतिनिधि आए थे और टोटल 75 लोग आए थे। 23 देशों से आए थे लेकिन टोटल 75 लोग आए थे। ये अपने अपने देशों में इलेक्शन को मैनेज करते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के ये लोग थे। जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन होता है वैसे ही वहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ जो वहाँ के हैं उनके मेंबर्स आए थे, क्योंकि यहाँ देखने कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। तो यहाँ पे चुनाव आखिर होता कैसे इतने बड़े पैमाने में। इसके साथ साथ कई देशों
कई देशों के जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ थे उनके लोग आए थे। तो उन देशों के नाम यहाँ पे भूटान, मंगोलिया, है ना, रसिया, मोल्डोवा, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिज़ रिपब्लिक, कंबोडिया, नेपाल, ये सारे नाम आप देख सकते हैं। इन देशों के प्रतिनिधि आए थे। तो इसके साथ साथ और भी कुछ लोग जैसे कि इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के मेंबर्स आए थे। फिर मीडिया टीम्स भी आई थी भूटान और इजराइल से यहाँ के इलेक्शन को देखने के लिए। आइए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया गया था? यूथ आइकन घोषित किया गया था बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना जी को। 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा किस दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया था? तो ये जो थे ये यूथ आइकन घोषित किए गए थे आयुष्मान खुराना, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किनको घोषित किया गया था? तो ये किया गया था शीतल देवी को। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान ये किस राज्य के लिए लागू किया गया था? तो ये एक अभियान था, एक मिशन था, इसको लागू किया गया था चुनाव के पहले। तो ये किस राज्य के लिए लागू किया गया था? तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए लागू। 20वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि पिछली बार यहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुई थी। तो जिन बूथ पे कम वोटिंग हुई थी उस 414 बूथ को, पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। इसीलिए मिशन का नाम रखा गया मिशन 414। तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया था। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट उपयोग करने की अनुमति दे दी थी इस बार? तो ये 85 ईयर्स ऑफ एज, पहले 80 था, इस बार इसको बढ़ा के 85 ईयर्स कर दिया गया। इसके ऊपर के लोग वोट पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते थे। तो 21वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखते हैं। 2024 के आम चुनाव कितने चरणों में हुए थे? तो हम लोग बात कर चुके हैं कि टोटल 7 चरणों में हुए थे। 22वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां देखते हैं। 2024 के आम चुनाव में कितने लोग वोट देने के लिए योग्य थे? तो ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार टोटल 968 मतलब 968 मिलियन लोग जो थे वोट देने के योग्य थे। तो 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 96,88,21,926 लोग इस बार वोट देने के योग्य थे। टोटल पॉपुलेशन जो है लगभग 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से इतने लोग 96,88,00,000 लोग वोट देने के योग्य थे। तो ये सारे डेटा आप लोग याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव 2024 में कितने वोटरों ने हिस्सा लिया? तो आखिर इतने लोग तो अवेलेबल थे 96,88,00,000 लोग लगभग, लेकिन वोट कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया? तो ये थे 642 मिलियन। सोचिए कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं। टोटल थे 968 मिलियन और वोट दिए सिर्फ 642 मिलियन लोग। आगे हम लोग देखेंगे कितना परसेंटेज लोग वोट दिए, सब आंकड़े हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 24वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25वां। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो हम लोग अभी देख लिए कि 968 मिलियन अवेलेबल थे, लेकिन वोट दिए सिर्फ 642 मिलियन लोग। तो आखिर ये परसेंटेज कितना हुआ? तो ये परसेंटेज हुआ 66.33%। इतने ही परसेंट लोग इस बार मतलब 2024 के चुनाव में वोट दिए, 66.33%। अगर हम लोग 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में थोड़ा ज़्यादा वोटिंग हुआ था और वो हुआ था 67.40%। 2019 में हुआ था 67.40%, 2019 में ही हुआ था। तो इस बार वोटिंग थोड़ी कम हुई है। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 2019 आम चुनावों के मुकाबले 2024 के आम चुनावों में कितने प्रतिशत कम मतदान हुआ? तो कम तो हुआ, ये तो हम लोग देख ही लिए। कितने प्रतिशत कम हुआ? तो ये हुआ 1.07% इस बार कम मतदान हुआ। 26वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं। आम चुनाव 2024 में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया, मतलब कितनी महिलाओं ने वोट दिया? टोटल वोट जो था वो 642 मिलियन लोग दिए थे, है ना। इसमें कितनी महिलाओं ने वोट दिया? तो महिलाओं की संख्या थी 312 मिलियन, मतलब पुरुषों से कम महिलाओं ने वोट दिया था। तो 27वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप रख लीजिएगा और इसको बराबर देखते रहिएगा। आगे देखते हैं 28वां। 2024 के आम चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है?
तो आखिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए। तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पे 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको मिली है 99 सीट्स। तीसरे पे थी समाजवादी पार्टी, इनको मिला है 37 सीट। चौथे पे रही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मतलब AITMC, इनको मिला है 29 सीट्स। पाँचवें पे डीएमके 22 सीट, छठे पे टीडीपी 16 सीट और सातवें पे जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड, इनको मिला 12 सीट्स। तो ये सारे को आप ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। 29वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा कुल कितने सीटों पर विजयी हुई? तो भाजपा टोटल 240 सीटें जीती। 29वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एनडीए कितने पर, ये सारे हम लोग देखेंगे, आप एकदम इत्मीनान से हर एक क्वेश्चन को देखिए। भाजपा की सीट थी 240, तो 29वां का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि इस बार भाजपा की 240 सीटें आई, लेकिन अगर हम लोग 2019 से कंपेयर करेंगे हर एक डेटा को, तो भाजपा की सीटें थी 303, तो कितनी सीटें कम गई? -63 सीट्स यहाँ पे कम गई। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, आम चुनाव 2024 में भाजपा को कितने प्रतिशत मत मिला? सीटें तो मिली 240, अब वोटिंग परसेंटेज कितनी मिली भाजपा को? तो वोटिंग परसेंटेज मिली 36.56, 36.56 इतना वोट मिला भाजपा को परसेंटेज में। लेकिन ये जो है अगर 2019 की हम लोग बात करें तो 2019 में भाजपा को मिला था 37.36%। तो यहाँ पे कितना कम हो गया? लगभग 0.8% वोट इस बार भाजपा को कम मिला है, -0.8% हो गया। इसलिए आप देख रहे हैं सीटें भी काफ़ी कम हुई है भाजपा की। पिछली बार 303 थी भाजपा की सीटें, इस बार हो गई 240, टोटल 63 सीट, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनको कुल कितनी सीटों पर इनको विजय प्राप्त हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। भाजपा का आंकड़ा हम लोग देख लिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। इनको टोटल मिला है 99 सीट कांग्रेस को। 31वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इनको मिला था, कितनी सीटें मिली थी? 52 सीट्स 2019 में। तो इस बार कितना मिला है? 99, तो कितनी सीटें प्लस हो गई? 47 सीट्स। इनको इस बार 47 सीटें ज़्यादा मिली है कांग्रेस को। आगे देखते हैं, आम चुनाव 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिला? इनको मतलब वोटिंग परसेंटेज इनका कितना रहा? तो ये रहा 21.19% इस बार इनको वोट मिला। लेकिन वही अगर 2019 देखेंगे तो 2019 में इनको मिला था 19.49%। तो इनको कितना इस बार एक्स्ट्रा मिला वोट? +1.7%, 1.7% वोट इनको ज़्यादा मिला इस बार पिछले बार के अपेक्षा। इसीलिए सीटें भी आप देख सकते हैं, 47 सीटें इनको ज़्यादा मिली इस बार, इनको टोटल 99 सीटें मिली कांग्रेस को। तो 32वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31वां हम लोग देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं 33वां, अभी एनडीए और इंडिया गुट के पास कुल कितनी सीटें हैं? क्रमशः आपको ये बतानी है कि दोनों के पास कितनी सीटें हैं। तो एनडीए को सीट तो मिली थी 293 है ना, और 234 सीट थी इंडिया के पास। लेकिन एनडीए गुट को जो भी समर्थन करने वाले लोग हैं उसमें अब हो गए हैं टोटल 303 हो गए हैं एनडीए का, और इंडिया गुट के पास भी 234 सीटें। हालांकि 1-2 सीटों का और समर्थन आया है, वो वीडियो बनाने के जस्ट पहले मुझे पता चला। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि लगभग इनके पास 235 सीटें हो गए, क्योंकि जो सांगली के सांसद बने हैं वो, उनकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, लेकिन वो सीट चला गया था शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जी को चला गया था। लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट लड़के जीत गए और अभी वो कांग्रेस को समर्थन दे दिए। तो एनडीए का आप कह सकते हैं कि इनका आंकड़ा और बढ़ जाएगा, इंडिया का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, और एनडीए का आंकड़ा 303 पहुंच गया है, क्योंकि 10 इंडिपेंडेंट जो एमपी बने हैं उन्होंने एनडीए को सपोर्ट कर दिया है। तो 33वां का ऑप्शन आप बी मान के चलिए। इसमें तो खैर फेरबदल अभी आंकड़ों में होता रहेगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। 34वां देखते हैं, 2024 आम चुनावों के संदर्भ में गठबंधन जो इंडिया है, इसका पूरा नाम है क्या? तो इसका पूरा नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में 1 मार्क्स का। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस,
थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, डेवलपमेंटल की जगह डेवलपमेंट कर देगा, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो 34 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 35वां, लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी ने कितनी सीटें जीती। तो अगर आप कह सकते हैं कि किसी का सबसे खराब अगर परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव 2024 में तो वो बीएसपी का ही रहा, जिनकी मतलब बसपा जो सुप्रीमो है मायावती जी, इनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इनको 0 सीट मिला, मतलब एक भी सीट ये नहीं जीत पाई। लेकिन जो सबसे अजीब बात है कि इन्होंने 424 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा और एक सीट भी नहीं जीत पाई। तो 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36वां देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी, शॉर्ट में कहें तो एसपी, इन्होंने कितनी सीटें जीती। तो अगर कह सकते हैं कि किन्हीं का प्रदर्शन सबसे बेस्ट रहा अगर लोकसभा चुनाव 2024 में तो वो समाजवादी पार्टी का रहा। इन्होंने टोटल 37 सीटें जीता लोकसभा चुनाव 2024 में। 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके लिए जो सबसे खास बात ये रहा कि ये 2014 में सिर्फ 5 सीटें जीते थे लोकसभा के, 2019 में सिर्फ 5 सीटें और 2024 में कितना हो गया, 37 सीटें ये जीत गए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इनका जो था ये इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है अभी तक लोकसभा में समाजवादी पार्टी का। लार्जेस्ट जो इनका रहा अभी तक का प्रदर्शन, सबसे बेस्ट प्रदर्शन वो 2024 में ही रहा समाजवादी पार्टी का। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को तमिलनाडु में कितने प्रतिशत वोट मिले। एनडीए का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एनडीए का फुल फॉर्म है। और इंडी गठबंधन जो इंडिया अलायंस था उसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो एनडीए को तमिलनाडु में कितने प्रतिशत वोट मिले, तो ये मिले हैं 18.27%। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाजपा के ये वहाँ पे मेन लीडर हैं, इनका नाम है अन्नामलाई कप्पूस्वामी, आप लोग इनको जानते होंगे, बहुत ही फेमस हुए थे इस बार ये लोकसभा चुनाव में। तो एक्चुअली इनका टारगेट था कि 25% वोट शेयर लाना है, तो वोट शेयर तो ये काफ़ी अच्छा कर लिए 18.27%, लेकिन इनको तमिलनाडु से सीटें मिली है 0, एक भी सीट ये तमिलनाडु से नहीं जीत पाए। ये अपनी सीट भी हार गए जो ये कोयम्बटूर से लड़ रहे थे। खैर इनके बारे में आगे और बात करेंगे। 38वां देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों को 2024 के आम चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में सजाइए। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको सजाइए कि सबसे ज़्यादा सीटें कौन जीते हैं, फिर कौन ऐसे। तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं बीजेपी जीती है 240 सीटें, उसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, फिर तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बार समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया है और ये थर्ड बेस्ट रहे 37 सीटों के साथ। एआईटीएमसी ममता बनर्जी जी की पार्टी, इन्होंने जीता 29 सीटें। और डीएमके जो कि अभी जिसके नेता है एमके स्टालिन और इनका तमिलनाडु में भी गवर्नमेंट है, इन्होंने जीता है 22 सीटें। तो ये सारे क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये उनका चुनाव चिन्ह है, ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, ये समाजवादी पार्टी का, ये ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का और ये डीएमके का मतलब द्रविड़ मुनेत्र कजगम। आइए आगे देखते हैं 39वां, 2024 आम चुनाव में निम्न में से किस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था, एक्चुअली चुनाव ही नहीं हुआ इस सीट पे। तो इनका नाम है मुकेश भाई दलाल जी। 39वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के थे नीलेश जी, उनका पर्चा खारिज हो गया और उसके अलावा जो 7-8 लोग थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो एक्चुअली चुनाव ही नहीं हुआ, ऑलरेडी ये वहाँ पे जीत गए मुकेश दलाल जी। तो इनका नाम याद रखिएगा, 39वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं, यंगेस्ट एमपी कौन बने हैं। तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लोकसभा का एमपी बनने के लिए मतलब चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना एज चाहिए, 25, और इनका एज कितना है 25, अभी ये 25 साल के ही हुए हैं। इनका अगर डेट ऑफ बर्थ देखिए तो ये है 1 मार्च 1999, मतलब ये 1 मार्च 2024 को ही ये 25 साल के हुए और तुरंत चुनाव भी लड़ लिए और जीत भी गए। तो ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े, सिर्फ ये 25 साल के हैं और ये एमपी बन गए हैं। और ये किस सीट से जीते हैं, ये जीते हैं कौशाम्बी सीट से। कौशाम्बी सीट से, यूपी में है कौशाम्बी सीट, वहाँ से ये एमपी बन गए। अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट एमपी कौन बने हैं, सबसे बुजुर्ग एमपी, तो ये बने हैं TR बालू जी।
TR बालू जी ये हैं 82 साल के, और ये DMK पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजगम जो है जिसके नेता MK स्टैलिन है, तो ये तमिलनाडु से चुनाव लड़े हैं। और ये किस सीट से लड़े हैं? श्री पेरम्बदूर सीट से लड़े हैं। श्री पेरम्बदूर सीट से ये लड़े और ये MP बन गए। ये ओल्डेस्ट और ये यंगेस्ट। लेकिन आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर 41, सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है? अगर आपसे यंगेस्ट फीमेल MP पूछा जाए तो ये बने हैं शांभवी चौधरी। ये भी एक्चुअली 25 साल की ही हैं और ये बनी है MP। कहाँ से बनी है ये समस्तीपुर बिहार से बनी है ये MP। समस्तीपुर बिहार से ये MP बनी है। किनके सीट किन्होंने मतलब किस पार्टी के टिकट पे ये चुनाव लड़ी थी? तो ये लड़ी थी LJP पार्टी रामविलास, मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता अभी कौन है? इसके नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान इसके नेता है और इनके टिकट पे चुनाव लड़कर ये जीत गई। तो 41वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। फीमेल में शांभवी चौधरी और मेल में पुष्पेंद्र सरोज जी। और किसके टिकट पे चुनाव लड़े और कहाँ से लड़े ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 42वां क्वेश्चन, केरला से चुने गए BJP के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी ये किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते? तो केरला में पहली बार इस बार भाजपा का खाता खुला है और ये तिरुशुर सीट से ये MP बने हैं। 42वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और जानकारी ले लीजिए कि तिरुवनंतपुरम जो सीट है यहाँ से राजीव चंद्रशेखर जो कि मतलब पिछली सरकार में मंत्री थे वो चुनाव फिर मतलब हार गए वहाँ से, और वहाँ से फिर से शशि थरूर इस बार वहाँ से MP बन गए हैं। शशि थरूर, और वो लगातार चौथी बार वो MP बने हैं। 4th टाइम लगातार वो MP बने। हालांकि जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 16,077 वोट से राजीव चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए। शशि थरूर लगातार चौथी बार वहाँ से वो MP बन गए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पहले MP हैं BJP के केरला से सुरेश गोपी, वो तिरुशुर सीट से बने हैं MP। ये जानकारियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। 43वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे वाराणसी, जो इनकी पारंपरिक सीट है, वहाँ से ये चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी गए। 43वां का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार जो जीत का मार्जिन था वो था 1,52,513, जो कि बेहद कम था, क्योंकि पहले ये 4-5 लाख वोटों से ये के मार्जिन से जीतते थे। लेकिन इस बार सिर्फ मार्जिन 1.5 लाख वोटों का ही रहा और इन्होंने हराया कांग्रेस के अजय राय जी को। आइए आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन, राहुल गांधी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो ये इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे थे। इस बार ये वायनाड जो कि केरला में वहाँ से भी लड़ रहे थे, और रायबरेली जो कि यूपी में वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो 44वां का ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। बोथ B एंड C दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये दोनों जगह से जीत गए हैं तो इनको अब एक सीट एनी हाउ छोड़ना ही पड़ेगा। एनीवे आगे देखते हैं 45वां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से किसने हराया? तो ये आप जानते हैं यूनियन मिनिस्टर थी और ये हार गई अमेठी सीट से। तो इनको किसने हराया? तो ये हराया गया किशोरी लाल शर्मा जी के द्वारा। 45वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ये सब नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 46वां, 2024 के आम चुनाव में कितने केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है? तो काफ़ी सारे यूनियन मिनिस्टर थे जो इस बार हार गए। लगभग 13 यूनियन मिनिस्टर की इस बार हार हुई है। तो 46वां का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कुछ के नाम देख लेते हैं। स्मृति ईरानी जिनके बारे में हम लोग अभी बात किए, अमेठी से ये हार गई। KL शर्मा कांग्रेस के जो थे उन्होंने इनको हरा दिया। राजीव चंद्रशेखर जी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, तिरुवनंतपुरम केरला से ये हार गए। शशि थरूर लगातार चौथी बार जीत गए, वहाँ से MP बन गए। अजय मिश्रा टेनी ये हार गए लखीमपुर खेरी सीट से। उत्कर्ष वर्मा इनको हरा दिए समाजवादी पार्टी के। अर्जुन मुंडा भी हार गए, ये भी मंत्री थे, ये खुंटी लोकसभा सीट से ये हार गए। कालीचरण मुंडा जी जीत गए कांग्रेस के, इनके सामने थे वो। RK सिंह भी हार गए बिहार के आरा से, ये इनको हराया गया सुदामा प्रसाद जी के द्वारा जो कि CPI-ML के लीडर हैं। तो इस तरीके से काफ़ी केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है। आगे और भी लिस्ट लंबी है। चलिए आगे देखते हैं 47वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद चुनाव क्षेत्र से कौन विजयी हुई है? काफ़ी ये न्यूज़ में था, फैजाबाद मतलब अयोध्या। तो यहाँ से कौन जीते इस बार? तो ये है लल्लू सिंह जो कि भाजपा के टिकट से लड़ रहे थे, ये हार गए। और ये अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी
पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और ये जीत गए। तो 47वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए और लल्लू सिंह हार गए। तो 47वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि अवधेश प्रसाद जी अब अयोध्या के एमपी हैं। 48वां देखते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल नाथ को किसने हराया। ये बहुत ही एक पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस पार्टी की। वहाँ से तो कांग्रेस हारती ही नहीं है पिछले 2 दशक से, अगर बात किया जाए उससे भी ज़्यादा समय से, लेकिन इस बार हार गई वहाँ से। तो नकुल नाथ वहाँ से लड़ रहे थे, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं। ये कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये जीत गए। तो ये कौन है? ये है बंटी विवेक साहू। 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एमपी में है, ये छिंदवाड़ा सीट, वहाँ से ये हार गए इस बार नकुल नाथ, और बंटी विवेक साहू जीत गए, क्योंकि एमपी में 29 के 29 सीट तो भाजपा जीत गई है। तो मतलब सारे की सारे सीटें कांग्रेस हार गई है, छिंदवाड़ा भी। 49वां देखते हैं, कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में किसे हराकर मंडी हिमाचल प्रदेश से विजय हासिल किया। हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा सीट है वहाँ से ये जीत गई। तो किनको हराया इन्होंने हराया विक्रमादित्य सिंह जी को। 49वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीत दर्ज किए हैं। सबसे बड़ा जो मार्जिन रहा ये रहा शंकर लालवानी जी का, भाजपा कैंडिडेट है। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ से लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से लड़ रहे थे। इनफैक्ट सबसे अजीब बात ये रही कि जो दूसरे नंबर पे रहे वो कोई कैंडिडेट नहीं था, वो नोटा था, जिसको 2 लाख से भी ज़्यादा वोट मिला, और इनको तो खैर बहुत ज़्यादा वोट मिला। आप समझिए कि जो मार्जिन था इनके जीत का वो था 11.72 लाख, मतलब लगभग 12 लाख का मार्जिन रहा। दूसरे नंबर पे थे रकीबुल हुसैन, ये लड़ रहे थे धुबरी, असम से ये लड़ रहे थे, असम से। और ये है नेशनल कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। इनका मार्जिन था 10.72 लाख। तो एक क्रम में मैंने सजा रखा है सारे ऑप्शंस को, ध्यान रखिएगा। तीसरे पे शिवराज सिंह चौहान जी रहे, इनका मार्जिन था 8.12 लाख, और ये लड़ रहे थे विदिशा से, मतलब मध्य प्रदेश से। चौथे पे रहे CR पाटिल, इनका था 7.33 लाख। 5वें पे थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका था 7.44 लाख, और अमित शाह लड़ रहे थे गुजरात के गांधीनगर से। आइए आगे देखते हैं 51वां, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा अंतर तो हम लोग देख लिए, शंकर लालवानी जी इंदौर मध्य प्रदेश की सीट से जीते, 11.72 लाख का मार्जिन था। सबसे कम मार्जिन से कौन जीते? तो वो थे रविंद्र दत्ता राम वाइकर, ये हैं शिवसेना पार्टी के। शिवसेना पार्टी भी जानते हैं, शिवसेना 2 धड़ों में बट गया है। तो एक तो वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना, और एक उद्धव ठाकरे जी की। तो ये एकनाथ शिंदे गुट के थे, तो इन्होंने जीता, और इनका जो जीत का जो मतलब मार्जिन था वो था सिर्फ 48 वोट्स, 48 वोट से जीते। और जीते किन से? मुंबई नॉर्थ वेस्ट से जीते, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से सीट से जीते हैं। और जीते किन से? वही शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे पार्टी की है, उनके लीडर हैं अमोल गजानन, उनसे इन्होंने सिर्फ 48 वोटों से जीत गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरे नंबर पे रहे अडूर प्रकाश, इनका जो जीत का मार्जिन था वो था 684 वोट। तीसरे नंबर पे कौन रहे? तीसरे नंबर पे रहे रविंद्र नारायण बेहरा, ये बीजेपी के टिकट पे जयपुर राजस्थान से लड़ रहे थे, इनका जीत का मार्जिन था 1587 वोट। चौथे नंबर पे रहे, ये भी बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, ये जयपुर देहात से लड़ रहे थे, इनका मार्जिन था 1615 वोट। तो समझ लीजिए जो सबसे नियरेस्ट मार्जिन था वो था 48 वोट से मात्र, और वो जीते हैं रविंद्र दत्ता राम वाइकर, जो कि शिवसेना पार्टी से थे। आगे देखते हैं 52वां, बट उसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, सारे डेटा को कलेक्ट करने में। इसका PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा की औसतन आयु कितनी है? एवरेज एज, जो सारे MP चुने गए उनका एवरेज अगर एज निकाला जाए तो वो कितना है? तो वो है 56। 59 था 2019 में, इस बार जो एवरेज एज है वो है 56। 52 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्न में से किस उम्मीदवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव आतंक के आरोप में जेल में बंद होने पर भी जीत लिया? मतलब उन पे आतंक का आरोप लगा हुआ, वो जेल में बंद है तो भी जीत गए। तो वो कौन है भाई उम्मीदवार? तो एक तो अमृतपाल सिंह है,
जो कि पंजाब से जीत गए। दूसरे हैं शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद, जो कि कश्मीर से जीत गए, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट लड़े थे, है ना, निर्दलीय लड़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, 53 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लड़ रहे थे पंजाब के किस सीट से लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे खदूर साहिब सीट से लड़ रहे थे, पंजाब के। और दूसरा देखें तो शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद, ये लड़ रहे थे बारामूला, जो कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 54वां देखते हैं, सरबजीत सिंह खालसा एक निर्दलीय उम्मीदवार, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े और जीत भी गए। तो ये थे 1984 में इंदिरा गांधी के एक बॉडीगार्ड थे बेंट सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी, उनके बेटे हैं ये सरबजीत सिंह खालसा। तो ये किस चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं? मतलब बेंट सिंह, जो कि इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड थे, इंदिरा गांधी जी पे गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी थी, उसी बेंट सिंह के ये बेटे हैं। तो ये किस चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो ये जीते हैं फरीदकोट, पंजाब से। तो 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरबजीत सिंह खालसा इनका नाम है। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है? मतलब ये इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, ऐसे कितने उम्मीदवार इस बार जीते हैं? तो इस तरीके से टोटल 7 उम्मीदवार इस बार जीते हैं। ये 7 की फोटोज है, इनके नाम हम लोग आगे देख लेते हैं। अमृतपाल सिंह पहले बात कर चुके हैं, खदूर साहिब लोकसभा सीट से लड़ रहे थे, पंजाब के, जीत गए। फिर सरबजीत सिंह खालसा बात कर चुके हैं अभी पिछले ही क्वेश्चन में, ये फरीदकोट पंजाब से जीते हैं। शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद, ये बारामूला JNK से लड़ रहे थे, ये भी जीत गए। पप्पू यादव, ये बिहार के पूर्णिया से लड़ रहे थे, ये भी जीत गए। मोहम्मद हनीफा, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, लद्दाख से ये इंडिपेंडेंट जीत गए। उमेश भाई बाबू भाई पटेल, दमन एंड दीव से लड़ रहे थे, जीत गए। और एक और नाम है यहाँ पे सबसे अनोखा, जिनकी कहानी मैं बताता हूँ, ये है विशाल प्रकाश बापू पटेल, ये सांगली से लड़े इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि शिवसेना, कांग्रेस और NCP का गठबंधन था। तो ये जो सीट थी सांगली की, ये चली गई थी उद्धव ठाकरे के पार्टी में, लेकिन यहाँ से हर बार यही लड़ते थे चुनाव, कांग्रेस पार्टी से ये थे। तो ये क्या किए, इंडिपेंडेंट लड़ गए और ये जीत गए, और अभी ये कांग्रेस को समर्थन दे दिया इन्होंने। तो ये इंडिपेंडेंट लड़के जीत गए, विशाल प्रकाश बाबू पाटिल। आगे चलिए बात करते हैं 56वां, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिलाएं जीती हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार कितनी महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं। तो इस बार टोटल 74 महिलाएं लोकसभा में पहुंची है। पिछली बार कितनी पहुंची थी? तो पिछली बार पहुंची थी 78, 2019 में पहुंची थी 78 महिलाएं। तो इस बार 4 महिलाएं और कम पहुंची है। तो 2019 की बात करें तो उस समय था 14.36% महिलाओं का पार्टिसिपेशन, लेकिन इस बार तो 74 ही महिलाएं पहुंची है, तो इस बार पार्टिसिपेशन हो गया 13.63%। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कितनी महिलाएं पहुंची है, तो 74 महिलाएं और परसेंटेज हो गया 13.63%। अगर बात करें पहला लोकसभा चुनाव जो 1952 हुआ था, उसमें सिर्फ 22 महिलाएं ही पहुंची थी। हालांकि उस समय चुनाव भी 489 सीटों पर ही हुआ था, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो उस समय सिर्फ 22 महिलाएं पहुंची थी। आगे देखते हैं 57वां क्वेश्चन, निम्न में से किन राज्यों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती है? तो मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटें जीती है, उत्तराखंड में 5 के 5 सीटें जीती है, हिमाचल प्रदेश में 4 के 4 सीटें जीती है, त्रिपुरा में 2 के 2 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा और भी, जैसे कि दिल्ली, हालांकि वो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, बट दिल्ली से 7 की 7 सीटें लगातार तीसरी बार भाजपा जीती है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 जीते हैं? तो यूसुफ पठान पूर्व इंडियन क्रिकेटर हैं, तो ये लोकसभा चुनाव 2024 जीत गए हैं। तो ये किस सीट से जीते हैं? ये जीते हैं बहरामपुर सीट से, जो कि वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में है। इन्होंने हराया है अधीर रंजन चौधरी को, जो कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनको इन्होंने हरा दिया है बहरामपुर लोकसभा सीट से, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं 59वां, किस पार्टी से लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में महिलाएं जाएंगी? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में महिलाएं अगर जाएंगी किसी पार्टी से, तो वो है TMC, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC पार्टी, जो कि ममता बनर्जी का है। तो इनके टोटल 29 MP इस बार बने हैं, जिसमें 11 महिलाएं हैं। तो अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 37.9%, या आप कह सकते हैं 38% महिलाएं जाएंगी इनके पार्टी से।
मतलब कि 11 महिलाएं जाएंगी। इन्होंने 12 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 11 महिलाएं इस बार चुनाव जीत गई हैं। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं जाएंगी तो वो टीएमसी पार्टी से जाएंगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और टोटल महिलाएं कितनी जा रही हैं? 74। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी 2-4 क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ बात कर चुके थे कि लोकसभा चुनाव में टोटल महिलाएं कितनी इस बार गई है? 74। और 74 में से 11 महिलाएं अकेले टीएमसी पार्टी की है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। अखिलेश यादव ये लोकसभा चुनाव 2024 ये किस सीट से जीते हैं अखिलेश यादव? तो ये जीते हैं कन्नौज लोकसभा सीट से। टोटल एसपी की समाजवादी पार्टी की 37 सीटें इस बार आई हैं, जिसमें से एक अखिलेश यादव भी हैं और ये कन्नौज से बने हैं इस बार लोकसभा के एमपी। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 61वां देखते हैं। अन्नामलाई किस सीट से चुनाव हारे हैं? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि तमिलनाडु में भाजपा या एनडीए की कह लीजिए सीटें आई 0, लेकिन वोट परसेंटेज 18% से भी ऊपर था, 18.27%। लेकिन वहाँ के जो मेन लीडर हैं बीजेपी के, ये हैं अन्नामलाई कप्पू स्वामी, तो ये चुनाव हार गए हैं। तो ये हारे हैं कोयम्बटूर सीट से, जो कि तमिलनाडु में। 61वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 62वां हम लोग देखते हैं। और इनको हराने वाले कौन थे? तो वो थे गणपति राजकुमार, जो कि डीएमके पार्टी के हैं। गणपति राजकुमार जो कि डीएमके पार्टी के हैं, उन्होंने इनको हरा दिया। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। भाजपा ने उड़ीसा में कितनी सीटें जीती है? तो भाजपा का इस बार उड़ीसा में प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। तो वहाँ पे टोटल 21 सीटें हैं उड़ीसा में, जिसमें से 20 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। तो 62 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 63वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं, मतलब जीत कर एमपी बनकर पहुंचे हैं? कितने प्रत्याशी जो कि मुस्लिम हैं? तो इस बार टोटल 24 मुस्लिम पहुंचे हैं। इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें से अब 24 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो 63 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2019 की बात करें तो 2019 में 26 मुस्लिम्स पहुंचे थे। इस बार संख्या और घटकर 24 हो गई। तो जब 26 पहुंचे थे तो परसेंटेज 4.79% था। अब 2024 में सिर्फ 24 एमपी पहुंचे हैं, तो परसेंटेज ऑब्वियसली घट गया और ये हो गया 4.42% मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हो गया लोकसभा में। लेकिन जो सबसे मतलब मेन बात जो है कि जो सरकार बनाए हैं, कौन बनाए हैं? बीजेपी लेड एनडीए, मतलब एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि बीजेपी का तो बहुमत है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। तो बीजेपी लेड एनडीए जो बनी है, उसमें से एक भी जो सांसद है वो मुस्लिम नहीं है। न बीजेपी में एक भी है 240 में, और इसके साथ साथ जो एनडीए पार्टीज़ ने गठबंधन किया है, सरकार बने, उसमें से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन बिल्कुल 0 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।